सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, यूजीसी नेट, स्लेट, पीएचडी या स्टेट में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम का मेन मकसद है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के आज के नया जो अभी रोस्टर आया है 13 में, उसके अनुसार सुनने में आया है, जैसे सुनने में क्या उसमें है कि आप बिना नेट के भी क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वो हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही चाहे आप यूजीसी नेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, पीएचडी का इंट्रेंस एग्ज़ाम, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। यह सेट नंबर 74 है। मैंने हालांकि इस पूरे सेट के वीडियोस नहीं बनाए हैं, बीच बीच में कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। हालांकि मैंने ये 100 सेट के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए हैं। इसका मैंने एक ई बुक भी बनाया है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ई बुक भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? यानी कि एक जो है शिक्षाविद हैं, उन्होंने कहा है गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? हेंगवेग का, बी रोजर वेकन का, सी नेपोलियन का और डी किलपैट्रिक का। तो दोस्तों, ये रोजर वेकन है, उनका कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न नंबर 2 है, गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये किसने कहा? हेंगवेग ने कहा है, बी रोजर वेकन ने कहा है, सी नेपोलियन ने और डी किलपैट्रिक द्वारा कहा गया है। तो यह दोस्तों हेंगवेग के द्वारा कहा गया है, गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। 3 नंबर प्रश्न है, गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी कि जो भी गणित है वह उन्नति और वृद्धि को किसी देश की उसके विकास में से संबंधित है। यह कथन किसका है? ए हेंगवेग का, बी रोजर वेकर का, सी नेपोलियन, डी किलपैट्रिक। तो दोस्तों, यह नेपोलियन ने कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यानी जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये कथन किसने कहा है? हेंगवेग द्वारा, बी रोजर वेकर द्वारा, सी नेपोलियन और डी किलपैट्रिक द्वारा। तो दोस्तों, यह किलपैट्रिक, दोस्तों इसमें लिखने में थोड़ा क्या छूट गया है, तो यह किलपैट्रिक द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए जॉन डीवी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद है। जॉन डीवी का आप यूजीसी नेट करते हैं तो उसका जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा, और साथ रिसर्च में भी इनके बारे में पढ़ाया जाता है, और जो भी बीएड करते हैं उनके भी वह भी इसके बारे में पढ़ाते हैं, उसमें क्लासेस चलती हैं। तो जॉन डीवी ने कितने स्तर बताए हैं तर्क शक्ति, जो जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए। ए में 2 तरीके हैं, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो 5 तरीके इन्होंने बताए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? ए में 6, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। तो दोस्तों, यह दृश्य श्रव्य सामग्री 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में मैंने यूजीसी नेट के संबंधी कंप्लीट कोर्स जो मेरा आप यूट्यूब में देखोगे तो उसमें यूनिट 1 में कम से कम 25 वीडियो बनाई हैं। उसमें एक वीडियो दृश्य श्रव्य सामग्री है। उसकी पारंपरिक में जो हमारी ट्रेडिशनल में जो परंपरागत शिक्षा में किस तरह यूज होती थी, उसके बाद आज मॉडर्न में इसका क्या महत्व है, और आईसीटी में भी इसका क्या महत्व है, कितने प्रकार की होती है, ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार 3 प्रकार बताया, लेकिन एनसीईआरटी जो है एक जो आज की डेट में क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस भारत में जो पढ़ाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा सिलेबस जिसको माना गया, तो उनके अनुसार जो है शिक्षण में या टीचिंग में जो है सहायक सामग्री कितने प्रकार की है? ए में 2, बी में 3, सी में 6 और डी में 5। तो 6 प्रकार की उन्होंने बताया है। प्रश्न नंबर 8 है, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु कितने प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं?
तो दोस्तों इसमें ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। तो इसमें डी 6 प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है NCF 2005 के अनुसार शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की हैं। तो NCF 2005 में जो पारित हुआ था उसके अनुसार शिक्षण की विधियाँ जो हैं या शिक्षण पढ़ाने की उन्होंने कितनी विधियाँ बताई, ए में 2, बी में 3, सी में 6 और डी में 5। तो दोस्तों 6 विधियाँ बताई गई उस समय। प्रश्न नंबर 10 है भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं। ए में 2 प्रकार हैं, बी में 3, सी में 4, डी में 5 प्रकार के। तो भाषा बिंब जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सामाजिक प्रतिबद्धता, बी है सामाजिक समायोजन, सी है संतुलन व्यक्तित्व और डी है सामाजिक परंपराएं। तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है सामाजिक प्रतिबद्धता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 12 है बालक के समाजीकरण का समानुपात संबंध है। यानी कि बालक जो एक समाज में पैदा होता है फिर उसका जो समाजीकरण होता है उसका समानुपात संबंध किससे है, सामाजिक विकास से है, बी आगमन विकास से है, सी मानसिक विकास से है, डी उपयुक्त सभी से है। तो इसमें सामाजिक विकास से समाजीकरण का समानुपात है। प्रश्न नंबर 13 है बालकों पर सामाजिक स्थिरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक स्तरीयकरण यानी कि जो समाज में उनका स्तर बनता है या समाज में हर व्यक्ति का एक अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना स्तर बनता है और उसके आचरण, उसके सामाजिक विचार और उसकी योग्यता के आधार पर उसकी एक भूमिका बनती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है उसमें कौन निभाता है, ए माता पिता निभाते हैं, बी सहपाठी, सी शिक्षक और डी सामान्य व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा बालकों का जो सामाजिक स्तरीकरण बढ़ता है यानी कि जो स्तर बनता है एक समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो उसके माता पिता निभाते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे। यानी कि एक बच्चा आपने देखा, उसको देखने से आपको लगता है वह एकाकी का मतलब यह है कि वह समाज के दूसरे बच्चों से या टीम भावना के अलग रहता है, उसका चाल चलन थोड़ा दूसरे बच्चों से अलग है, उसके समझने की शक्ति अलग है या वो दूसरे तरह से समझना चाहता है या अलग कहने मतलब उसमें एकाकी या अलग रहने की आदत पड़ी हुई है। तो वह आपका क्या अनुमान होगा, वह हताशा एवं संघर्ष का शिकार हुआ है, बी उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है, वह दिवास्वी है या वह अपराधी बालक है। तो दोस्तों उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है और आज की डेट में बच्चों का समाजीकरण बहुत कम हो रहा है। दोस्तों इससे पहला जो क्वेश्चन था कि समाज में बच्चे का जो स्तर बढ़ता है माता पिता के कारण बढ़ता है, लेकिन आज के देखने में इतना आ रहा है कि कुछ बच्चे तो माता पिता के इतने कंट्रोल कर देते हैं कि उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देते या उनको साथ नहीं समाज सोसाइटी में बच्चे उनसे नहीं मिलने देते या उनसे बातचीत नहीं करने देते, या इससे भी क्या होता है वह एकाकी तरह के कहने के मतलब उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाता। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि वह समाज से ना मिले, समाज में न देखें किस तरह बात करते हैं, या दूसरे से इतना कि उसको आप दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दें दिया वो बाद में वो किसी से बात ही नहीं कर पाए, किसी के सामने अपनी बात ही नहीं रख पाए। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 16 है विद्यालय परिवेश में बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए पाठ्यक्रम है, सी अनुशासन है, बी पाठ्योत्तर कार्यकलाप है या डी समुदाय भावना। तो इसमें पाठ्यक्रम जो होता है जो विद्यालय का परिवेश यानी कि जो वहाँ का एक स्कूल का वातावरण होता है उसमें सामाजिक विकास में जो उसको पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 है व्याख्या देते समय यदि कक्षा में कोई विंध्य बाधा हो तो किस शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसमें छात्र कर रहे हैं या दूसरे तरह का कुछ भी है तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए। खासकर अगर कक्षा में ज़्यादातर छात्र जो है समस्या उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं तो यह कुछ देर के लिए चुप हो जाए फिर शुरू कर दें। बी जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, सी जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें और डी कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो दोस्तों इसका है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें यानी कि उनको समझाएं।
जो छात्र क्लास को चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको समझाने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 17 है, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब 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 उसका विद्यार्थी पर नियंत्रण हो। बी, विद्यार्थी जो है वह आदर प्राप्त करे या सम्मान प्राप्त करे। सी, अपने सहयोगियों की उपेक्षा अधिक योग्य होता है। या डी, उच्च प्राधिकरण के बहुत समीप हो या उच्च अधिकारी जो है उनके बहुत समीप हो, तो वो तो गलत है। तो इसमें बी है, जो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 18 है, मनोसंचालित ज्ञान के क्षेत्र में के स्तर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हस्त कौशल से शिक्षार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जब आप पहले कोई भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद उसकी हम हस्त कौशल यानी कि प्रैक्टिकल करते हैं या कला आती है हमें, वो निपुण होता है, तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जितना प्रैक्टिकल करता है या जितना भी ज़्यादा हस्त कौशल करेगा उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। बी है, प्रतिरूपता में से शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि प्रतिरूपता सही बात है। आप जिस तरह बच्चे को प्रतिरूप बनाना चाहते हैं आप उसी तरह अपनाने का प्रयास किया जाए, ये भी सही है। स्पष्ट अभिव्यक्ति सतत अभ्यास पर निर्भर करती है। स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है सतत अभ्यास यानी कि कोई भी आप स्पष्ट या संपूर्ण या कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो सतत, जब तक आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे जब तक वह नहीं होगी, उस पर ही निर्भर करती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। तो इसमें दोस्तों तीनों सही हैं, ए बी सी, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर है। ए, आकलन, बी, आग्रहण, सी, निरूपण। तो दोस्तों जो अब आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है आपने पढ़ा होगा, भावात्मक है और संज्ञात्मक है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान क्षेत्र है, तो इसमें भी तीनों हैं, तो इसका भी आंसर डी होगा, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है इस वीडियो का, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं मनोदृष्टि, प्रेरणा जैसे मूल्यों का समावेश होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कि हम भावनाओं, जो जैसे कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं जिसमें भावना ज्ञान क्षेत्र में जो शिक्षण की जो है सहभागिता होती है, अनुशासन भी होता है, मनोदृष्टि यानी कि एक दूसरे को देख के कुछ ऐसी चीज़ भावनाएं, जैसे आपके साथ में कोई बच्चा है वो बहुत अनुशासन वाला है तो दूसरा बच्चा भी उसके साथ साथ अनुशासन सीखता है। सहभागिता, अगर वो कुछ अपना वर्क जो है अच्छे से करके लाता है डेली या दूसरा बच्चा उसके साथ रहता है तो वो भी कोशिश करता है, यानी कि वो भावनाएं उसको करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं जिससे वो सहभागिता हो रही है, अनुशासन हो रहा, मनोदृष्टि हो रही है, ये सब मूल्यों का समावेश होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र का क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो मनोसंचालित है उसको, ये भी इसका सही है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और 2, केवल 2, इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी दोनों सही है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसका टोटल जो आपके यूजीसी नेट, सेलेट या पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन हैं जो 100 सेट में हैं। एक सेट में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और ये इसमें से 50 से ज़्यादा % क्वेश्चन ऐसे हैं जो जो यूजीसी नेट में आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 10 से 15% जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आए हैं और कुछ जो बाकी क्वेश्चन है 30-40%, तो दोस्तों वह उन्हीं क्षेत्रों से या उसी विषय से बनाए गए हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आप इसको पूरा वीडियो को देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी है, या जो इच्छुक है वो PDF ले सकता है, स्टामोजो पर मौजूद है, और या मेरे को जो लास्ट में मैंने नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं उसको पक्का श्योर मदद करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें।
साथ ही दो दोस्तों लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी इस LDC एग्ज़ाम नेट जो वेबसाइट है ldcnetexam.com पे भी ये सेट कुछ पहले से उपलब्ध है। 50 सेट मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, यानी कि पोस्ट कर चुका हूँ, 50 बाकी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। मैं एक जो हूँ UGC नेट का कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 से 24 वीडियो बनी है और दूसरा रिसर्च चल रहा है। अभी मैं रीजनिंग पे बना रहा हूँ। सबसे पहले रीजनिंग के बनाने के बाद दूसरी वीडियो भी आपको जैसे समय मिलेगा मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।